नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें भारत की उन अद्भुत स्वदेशी तकनीकों से मिलाएगा जो सिर्फ पुरानी नहीं है। अरे, ये तो पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान का एक अनमोल खजाना है। तो सबसे पहले एक बड़ा सवाल, क्या ये हो सकता है कि हमारे पूर्वजों के पास आज की सबसे बड़ी मुश्किलों जैसे कि क्लाइमेट चेंज और रिसोर्सेज की कमी, इनका कोई हल छुपा हो? चलिए इसी को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये समझेंगे कि ये प्राचीन ज्ञान, ये स्वदेशी तकनीक आखिर है क्या चीज। फिर हम कुछ जबरदस्त एग्जाम्पल्स देखेंगे धातु की कारीगरी में, कपड़े बनाने की कला में और हाँ, पानी बचाने के तरीकों में। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि हम इससे अपने भविष्य के लिए क्या सीख ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम स्वदेशी प्रौद्योगिकी या इंडिजिनस टेक्नोलॉजी कहते हैं तो इसका मतलब क्या है। ये सिर्फ कोई पुरानी आउटडेटेड चीज नहीं है। नहीं, ये तो वो ज्ञान है, वो सिस्टम्स हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं और टिकाऊ हैं। ये ऐसी प्रणालियां हैं जिन्हें समुदायों ने अपने आसपास के माहौल में फलने फूलने के लिए सदियों में डेवलप किया। और इनकी नींव सिर्फ 3 बहुत ही सरल लेकिन कमाल के सिद्धांतों पर टिकी है। पहला सिद्धांत, जो भी चीज़ इस्तेमाल होगी वो लोकल होगी, नेचुरल होगी। दूसरा, रिसोर्सेस का इस्तेमाल इतने कमाल के तरीके से होता था कि बर्बादी ना के बराबर। और तीसरा, और ये शायद सबसे ज़रूरी है, वो अपने लोकल एनवायरनमेंट के साथ, मतलब अपने पर्यावरण के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाकर चलते थे। यही 3 चीज़ें हैं जो इन्हें इतना इतना खास बनाती हैं। अच्छा, तो अब चलते हैं धातु यानी मेटल की दुनिया में। और ये सिर्फ धातु के टुकड़े बनाने की कला नहीं थी। नहीं, ये तो सिविलाइजेशन बनाने की कला थी। इसी से औजार बने, कला बनी और यहां तक कि सुरक्षा के लिए भी समाधान निकले। एक जबरदस्त एग्जाम्पल है वुड स्टील। सुना इसके बारे में? ये दक्षिण भारत में बनाया गया एक बहुत ही खास किस्म का स्टील था। अरे, ये इतना मजबूत और शानदार था कि पूरी दुनिया में जो मशहूर दमिश्क की तलवारें थीं वो इसी से बनती थीं। और इसे बनाने का जो तरीका था ना, जिसे क्रूसिबल टेक्निक कहते हैं, वो आज के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल तरीकों से एकदम हटके था। और कहानी सिर्फ स्टील पर खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, बस्तर के आदिवासी समुदाय अपनी लोकल भट्टियों में ही खेती के लिए लोहा निकाल लेते थे। और एक और कमाल की तकनीक थी, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। इस तकनीक से पूरे भारत में पीतल और तांबे की इतनी खूबसूरत, इतनी डिटेल्ड मूर्तियां बनाई जाती थीं कि आज भी देखकर हैरानी होती है। तो ये लॉस्ट वैक्स कास्टिंग काम कैसे करती थी? बहुत सिंपल है पर जीनियस है। सोचिए, पहले मोम से एक डिटेल्ड मॉडल बनाया, ठीक है? फिर उस पर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया। अब जब इस मिट्टी को गर्म किया तो अंदर का सारा मोम पिघलकर बाहर निकल गया। अब अंदर क्या बचा? एक खोखला सांचा, बिल्कुल उसी शेप का। बस फिर उस सांचे में पिघला हुआ मेटल डाल दिया और जब वो ठंडा हो गया तो मिट्टी को तोड़कर फाइनल चीज बाहर निकाल ली। है ना कमाल की चीज? तो मेटल की दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं प्रकृति के धागों की तरफ। कभी ये सोचा है कि हमारे पूर्वजों ने सिर्फ नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके कपड़े ही नहीं बुने, बल्कि उन्होंने तो पूरी की पूरी संस्कृति और इकोनॉमी का ताना बाना बुन डाला था। यहां पर आकर ना, तकनीक और कला का एक ऐसा संगम देखने को मिलता है जो हैरान कर देता है। एक तरफ पोचमपल्ली इकत और बनारसी सिल्क जैसी बारीक और मुश्किल बुनाई, तो दूसरी तरफ राजस्थान में नील जैसे पौधों से गहरे पक्के रंग बनाने का विज्ञान। और हाँ, चरखे जैसे सिंपल से दिखने वाले टूल से लोकल कॉटन और सिल्क को धागे में बदलना, ये उस जमाने की लोकल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थी। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, पानी। और ये जो तरीके हम देखने वाले हैं ना, ये सिर्फ पानी बचाने की कला नहीं थी। अरे नहीं, ये तो मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का ऐसा शानदार जवाब था जिसने मुश्किल से मुश्किल जगहों पर भी जिंदगी को मुमकिन बना दिया। और ये बात 100% सच है। सच तो ये है कि ये पुराने सिस्टम्स अक्सर आज के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ज्यादा सस्टेनेबल यानी ज्यादा टिकाऊ साबित होते हैं। सवाल है क्यों? क्योंकि वो नेचर के साथ काम करते थे, नेचर के खिलाफ नहीं। अब जरा यहां देखिए कि ये सॉल्यूशंस कितने वर्सेटाइल और कितने स्मार्ट थे। मतलब हर जगह के हिसाब से अलग तरीका। राजस्थान में बावड़ियां थी जो जमीन के नीचे पानी को स्टोर भी करती थीं और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी देती थीं। तो वहीं थार के रेगिस्तान में टांका सिस्टम था
जो छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को इकट्ठा करता था, और मेघालय की खड़ी ढलानों पर वहां बांस से ड्रिप इरिगेशन होता था। और अरुणाचल प्रदेश में तो कमाल ही था, अप्तानी सिस्टम, जो एक ही पानी से चावल की खेती और मछली पालन दोनों का मैनेजमेंट करता था। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जमीन के नीचे बनी कनात जैसी सुरंगें थीं जो पानी को गर्मी से बचाती थीं, भाप बनने से रोकती थीं। और छोटे छोटे चेक डैम्स जो जमीन के नीचे के पानी को यानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते थे। मतलब हर लोकल प्रॉब्लम के लिए एक सिंपल, इफेक्टिव और पूरी तरह से लोकल सोल्यूशन मौजूद था। तो ठीक है, ये सब तो इतिहास की बातें हो गई, लेकिन आज की दुनिया में इनका क्या काम? असल में यहीं पर हमारे लिए कुछ बहुत बहुत ज़रूरी सबक छुपे हैं। सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि ये जो पारंपरिक ज्ञान है ना, ये हमें आज के सबसे बड़े संकटों जैसे क्लाइमेट चेंज और पानी की कमी, इनके लिए सस्टेनेबल यानी टिकाऊ समाधान दे सकता है। तो ये सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, ये तो आने वाले कल के लिए एक रोड मैप है। तो इस चर्चा को हम इसी एक विचार के साथ खत्म करते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजीज, ये सारा ज्ञान हमें एक ही बात सिखाता है कि प्रकृति के साथ मिलकर, उसके साथ तालमेल बिठाकर जीना और तरक्की करना बिल्कुल मुमकिन है। तो अब बड़ा सवाल यही है कि हम अपनी इस शानदार विरासत से और क्या-क्या सीख सकते हैं ताकि आने वाला कल हम सभी के लिए एक बेहतर कल बन सके।